हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्ज डेंसिटी, जिसकी आप लोग को हर जगह जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जरूरत पड़ेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जरूरत पड़ेगी। तो हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चार्ज डेंसिटी, इवेंट की डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले भी यूज किए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं। चार्ज डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो, अभी शुरू ही किया, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनिए, पहले समझिए। चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का चार्ज डेंसिटी होता है। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहला कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम कब करते हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम तब करते हैं जबकि चार्ज को किसी भी वायर पर दिया गया हो। मान लीजिए कोई भी वायर हो और उस पर अगर चार्ज को दिया जाए, कोई भी मेटेलिक वायर हो और उस पर अगर चार्ज को दिया जाए, जैसे यहाँ पर कोई भी मेटेलिक वायर है और इस पर चार्ज को दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसे स्थिति में, क्या कंसीडर करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कंसीडर करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये वायर वाली जो बात है, ये लेंथ वाली बात है, मतलब किसी भी सर्टेन लेंथ पर चार्ज को दिया गया, किसी भी सर्टेन लेंथ पर चार्ज को दिया गया। जब लेंथ पर चार्ज को दिया जाएगा तो वैसे स्थिति में क्या कंसीडर करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। आई बात समझ में? अब यहां देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा क्या? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए, कहीं भी कोई भी डिफिनेशन अगर इस तरह से दिया जाता है, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ। जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया। आई बात समझ में? तो पर यूनिट के बाद जो चीज आता है उसको नीचे दे देते हैं। आई बात समझ में? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। आई बात समझ में? अब यहां देखिए, उसी तरह से यहां पर अगर हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात तब आती है जब किसी भी, मान लीजिए कोई भी मेटेलिक शीट हो, उस पर चार्ज दिया जाए, कोई भी मेटेलिक शीट पर चार्ज दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यही मान लो कि मेटेलिक शीट है, सपोज। देखिए, शीट का मतलब जैसे प्रैक्टिकल तौर पर यह जो है ना, यही शीट हो गया, ये पतला शीट, ठीक है, और ये मान लो कि मेटेलिक है। बात समझ में आ रहा है? ये जो शीट है ये मेटेलिक शीट है, मान लीजिए, इस पर जब हम चार्ज देंगे, शीट का मतलब होता है बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो यह जो है ये शीट होगा, और अगर ये थोड़ा मोटा हो गया, जैसे ये पार्ट आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लेट कहा जाएगा, ये प्लेट हो जाएगा। और प्लेट को थोड़ा और मोटा कर दीजिए, प्लेट को थोड़ा और मोटा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबॉइड या क्यूब जो कहिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो थिकनेस के बदलने पर नाम उसका बदल जाता है। जरा फिर से सुनिए, हमने क्या कहा? जैसे ये है, तो ये क्या है? शीट है, ये बहुत पतला है, ये शीट है।
थोड़ा और मोटा कर दें तो ये हो जाएगा प्लेट। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? प्लेट। और इसको और मोटा कर दें तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? आईने बोला क्या है तो कॉपी है, तो वो तो ठीक है कॉपी है, लेकिन कि स्ट्रक्चर इसका हम पूछ रहे थे, क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो थिकनेस के आधार पर नाम बदल जाता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर सीट पर चार्ज दिया जाए, जैसे ये सीट है, सीट पर मान लो चार्ज देते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग कंसीडर करें, जैसे ये सीट है और इस पर चार्ज ऐसे मान लो दे दिया, जैसे प्लस 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 ऐसे, है ना? पूरे में दे दें? अच्छा लो पूरे में दे दिए। देखो इसका जान जा रहा है ना? नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या कंसीडर करेंगे बताओ? तो जैसे ये चार्ज दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसलिए कि इसमें एरिया वाली बात है। इसमें कौन सी बात है? कौन सी बात है? एरिया वाली बात है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये जो होगा आपका, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बात होगी। ठीक है। अब इसका एरिया जैसे जो भी हो, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। क्या होगा? चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन। और इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं किससे? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू रो अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू सॉरी क्यू अपॉन ए। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। जैसे ये मान लीजिए कोई भी शीट है, जैसा अभी हमने आपको दिखाया, कोई भी पेज है, ठीक है, और शीट पर चार्ज दिया गया, तो चार्ज इस पर क्यू और एरिया मान लीजिए इसका ए है, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। आई बात समझ में? और भी जरूरत इसमें पड़ेगा, जैसे मान लो ऐसा होता है कि कोई भी मेटेलिक स्फेरिकल सेल हो। क्या हो? कोई भी मेटेलिक स्फेरिकल सेल हो, ठीक है, स्फेरिकल सेल हो मतलब अंदर खाली हो, तो उस पे अगर चार्ज देंगे तो कहाँ रहेगा? ऊपरी सरफेस पर ही रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपरी सरफेस पर ही रहेगा। और ऐसे तो अगर मेटेलिक स्फेयर भी है, अगर मेटेलिक स्फेयर भी है, सॉलिड स्फीयर, तो भी आपको पता है कि चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है ऊपरी सरफेस पर ही रहता है। लेकिन अंदर भी क्वेश्चन के हिसाब से अगर क्वेश्चन कहेगा कि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप मानिए, तो वैसे स्थिति में मानना होगा। आई बात समझ में? तो वैसे स्थिति में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना होगा। बात क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर स्फेरिकल सेल हो तब तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो चार्ज के अंदर रहने का चांस ही नहीं है। इसमें चार्ज के अंदर रहने का चांस ही नहीं है, तो ऊपर ही होगा। और अगर यहाँ जरूरत पड़ जाए एरिया का, तो इसका एरिया कितना होगा बताइए तो साहब? इसका एरिया कितना होगा? ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल का बोला जाए तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई, यही ना होगा? बिल्कुल सही, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम लोग सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया तो जनरल है, जो भी एरिया लेंगे उसका होगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्फेरिकल सेल होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। आई बात समझ में? तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अगर जैसे सीट है, जो एरिया होगा वो पुट करेंगे। लेकिन अगर मान लो स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई आपत्ति है? ठीक बात है। अब देखिए फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात तब आएगी जबकि कोई भी क्यूबॉइड हो, है ना? जैसे कोई भी क्यूबॉइड है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका इसमें चार्ज दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर जो है हर तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूनिफॉर्म लिया जाए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। हाँ, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर है क्या है? हाँ, बोला किताब है, किताब तो है, स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं क्या है? तो ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे स्थिति में मान लो अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, हर जगह चार्ज को लेना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, क्या इस पे भी चार्ज दे दें? जान चला जा रहा है उसका।
चलो चौक से ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह, लेकिन सब जगह जाना चाहिए, इसमें यूनिफॉर्म है, सब जगह चार्ज जो है वो जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ साहब? चार्ज अपॉन रो इक्वल टू क्यू अपॉन V। और V तो जनरल है, बाकी जिसका जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। अब जैसे मान लो अगर ये केस होता है, सॉलिड स्फीयर है और इसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माने, अगर सॉलिड स्फीयर का केस हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम यूनिफॉर्म कंसीडर करें, आई बात समझ में? क्या करें? यूनिफॉर्म कंसीडर करें। तो जब यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे तो ऐसे स्थिति में वॉल्यूम कितना हो जाएगा जरा बताओ तो इसका? 4/3 पाई आर। आई बात समझ में? बोलो कोई आपत्ति है इसमें? तो अब अगर ये सॉलिड स्फीयर का केस होता है साहब, सॉलिड स्फीयर का जैसे आप देख रहे हैं ये फिगर, तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्यू अपॉन V, इसका वॉल्यूम कितना ले लेंगे? कितना ले लेंगे वॉल्यूम? कितना ले लेंगे वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस इसमें आ रहा है, बोलो इसमें कोई दिक्कत हुआ? बात समझ में आया? तो पहले यहां तक एक बार फिर देख लें हम लोग, वन साइड लाइन अगेन। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। जैसे मान लीजिए कोई भी वायर पर चार्ज दिया है ना, जैसे ये देखो, यही मान लो ये वायर है, मान लो अगर इस पर चार्ज देंगे, है ना, जैसे ये वायर है, देख रहे हो ये वायर है, इस पर चार्ज देंगे तो क्या कंसीडर किया जाएगा? क्या कंसीडर होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हुई, आई बात समझ में? फिर देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो मतलब सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन, आई बात समझ में? क्यू अपॉन पक्का? अब चाहे शीट पर चार्ज देते हैं, जो भी शीट का एरिया होगा ये लेंगे, या मान लीजिए अगर स्फेरिकल सेल पर चार्ज देते हैं तो जो भी स्फेरिकल सेल का एरिया कंसीडर करना होगा हम लोग वो कंसीडर करेंगे। और अगर स्फेरिकल सेल का केस होता है तो आपको पता है कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये बात समझ गए? और अगर वॉल्यूम का केस होता है तो आपको पता है जो भी वॉल्यूम होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो तीनों की जरूरत आपको पड़ेगी पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट में, और जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे टॉपिक है गॉस थ्योरम, जहां पर आपको जो है हर जगह चार्ज डेंसिटी की ही जरूरत पड़ेगी, खास करके वहां पर बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। पूरे गॉस थ्योरम में चार्ज डेंसिटी की हर जगह जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फिर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो है प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन होता है, चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम में किस तरह से एप्लीकेशन होता है, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। यहां तक पहले लिख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो लेता हूं। देखिए समझिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में किस तरह से होता है इसको जरा ध्यान से देखिए। और खास करके इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर हम सिंपल कंसेप्ट की बात करें तो सिंपल कंसेप्ट में तो आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सिंपल कंसेप्ट में लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, कोने कोने गुना करें तो क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। ये सिंपल कंसेप्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तब होती है, बढ़िया कंसेप्ट तब होता है जब बात वेरिएबल कंसेप्ट की हो। वेरिएबल कंसेप्ट की हो, वेरिएबल कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो, बल्कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू धीरे धीरे
इंक्रीज करता जाए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता जाए। जैसे मान लो यह कोई भी ये वायर है सपोज, और अगर वायर में चार्ज दिया, लेकिन गौर से अगर इस फिगर को आप देखें तो इधर चार्ज कम है, और जैसे जैसे ये इधर जा रहा है चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि इसका स्ट्रक्चर बढ़ता गया, मतलब अंदर में जो चार्ज डेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ देखो गौर से, यहाँ इधर कम चार्ज है और इधर चार्ज की डेंसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो ये चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। आई बात समझ में? चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तब यहाँ पर वेरिएबल कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, तब यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, और तब यहाँ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तब जो आपके पास फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला Q/L था, अब यहाँ dQ/dL लगा देंगे। क्या करेंगे? dQ/dL। जैसे वेलोसिटी x/t, लेकिन कैलकुलस फॉर्म dx/dt, तो यहाँ पर ये dx/dt वाला dQ/dL कोना कोनी गुना करिए तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dq इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू dl। ये dq अब आपका मिला लैम्डा इंटू dl। लेकिन अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या करिए, इसको इंटीग्रेट करिए। और वैसे भी इंटीग्रेशन जब भी होता है तो दोनों ही तरफ होता है, नहीं तो मैथ वाले केस करेंगे तो फिर कहीं बेलने मिलेगा। आई बात समझ में? तो दोनों तरफ होता ही है, इंटीग्रेशन dq इंटीग्रेशन लैम्डा dl, ठीक है। और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन dq q, और यहाँ पर ये लैम्डा dl, ठीक है, इंटीग्रेशन लैम्डा dl। और ऐसे ये आपका जनरल फॉर्मूला हुआ। अब बाकी सिचुएशन में मान लीजिए जो भी वैल्यू दिया जाएगा लैम्डा का, वो हम लोग पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में? अब ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा कि अब क्या उसमें दिया गया वैल्यू है, उसके हिसाब से जो भी लैम्डा का वैल्यू देगा उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए सपोज कि अगर लैम्डा का वैल्यू दे दिया जाए k इंटू एल, के मतलब कांस्टेंट होगा वहां, और एल आपका लेंथ के लिए है, जैसे यहाँ पर ये लेंथ है, तो के एल का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लेंथ आप इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। लैम्डा का वैल्यू जैसे ही के इंटू एल दे दिया, ध्यान से देखिए, लैम्डा का वैल्यू जैसे ही के इंटू एल दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा का वैल्यू जैसे के इंटू एल दे दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? बात क्लियर हो गया? तो और अगर लैम्डा इक्वल टू मान लो कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि एल स्क्वायर, तो इसका मतलब लेंथ या स्क्वायर, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? हर्षित क्या क्या मंगवा दे? अच्छा ठीक बात है। देखो तो यहाँ पर एल स्क्वायर, इसके हिसाब से जो है यहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा। बात क्लियर हो गया? एल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इसकी बात हुई। अब जैसा क्वेश्चन में जो रहेगा उसके हिसाब से वहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब फिर यहाँ देखिए, अगर बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, किसकी बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब भी वही हुआ, जैसे मान लीजिए किसी भी शीट में अगर आप चार्ज देते हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, धीरे 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 बढ़ता जाना चाहिए। जैसे इस फिगर को जरा गौर से देखिए, शुरू में लग रहा है कि चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी जो है ये फैला हुआ, लेकिन यहाँ देखो इधर बहुत सटा सटा है। तो डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ज्यादा यहाँ पर ये सटा हुआ चार्ज हो, और यहाँ जो है ये हटा हुआ चार्ज है।
तो जैसे जैसे इधर की तरफ आता जाता है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है साहब, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ कि चार्ज डेंसिटी किस तरह से इंक्रीज करता है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं इसका मतलब होता है ना। ये अंदर की बात है, अंदर जो चार्ज होगा ना वो उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन, तो dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dq इक्वल टू सिग्मा इंटू, कोई तकलीफ इसमें। अब दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करना है, तो इंटीग्रेशन dq क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू dA, तो सिग्मा इंटू dA हो गया और यही फॉर्मूला हुआ। अब आप ये करें कि जैसे मान लो आपको लास्ट मोमेंट में भी पता चल गया कि भाई यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है। अगर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो तब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन फिर डी है, तो इंटीग्रेशन डी है क्या होता है, ए होता है। तो रो इंटू ए, ये ओरिजिनल फॉर्मूला में हम लोग फिर वापस चले आए, वही आ गया आपका सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। ये ओरिजिनल फॉर्मूला जो था फिर उसी में वापस चले आए। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ। तो ये किसकी बात हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, चाहे जो भी ले लीजिए आप, कोई भी मान लीजिए कि सॉलिड सिलेंडर ही ले लीजिए, ठीक है, कोई भी सॉलिड सिलेंडर ले लीजिए, मेटेलिक, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है। तो चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और ये मान लीजिए कोई भी सॉलिड सिलेंडर हो, हालांकि ये बात भी आपको पता है, याद रखना भी है, आप जानते भी हैं, कोई भी अगर मेटेलिक बॉडी है तो नेचुरल प्रॉपर्टी चार्ज की है कि चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही रहेगा, भीतर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करने की बात करेंगे तो वैसे स्थिति में आपको करना होगा। क्वेश्चन जैसा कहेगा, क्वेश्चन इज सुप्रीम, है ना। और यहाँ पर जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात ही कर रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली चार्ज हर जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चार्ज हर जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हालांकि इसमें अब कैलकुलस की बात हम कर रहे हैं, अब तो और ज्यादा हम इसमें बढ़ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म है ही, लेकिन अब यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं बल्कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वेरिएबल कंसेप्ट जैसे आ गया तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब नहीं रहा, अब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यूनिफॉर्म की बात तो पहले चली गई, ठीक है। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो सब जगह, लेकिन इधर देखो कम है, जैसे जैसे इधर जाते हैं क्या देख रहे हो, देख रहे हो ज्यादा बढ़ गया, नहीं इसका गैदरिंग इधर बढ़ गया और इधर क्या था, कम था। शुरू में कम, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में है। तो सिलेंडर नहीं बढ़ते जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू dv हो गया। और फिर यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं तो टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dq और इंटीग्रेशन रो इंटू dv। ऐसे तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला। और अगर कहीं लिमिट बैठाने की बात क्वेश्चन में होगी तो ये तो आपको पता है कि अगर dv है तो b का लिमिट बैठेगा। मान लीजिए जहां भी जो भी जैसा होगा उसके हिसाब से v1 से v2 ऐसा लिमिट बैठेगा। db होता है तो b का लिमिट बैठता है ना। dA होगा तो a का लिमिट बैठेगा, dt होता है तो t का लिमिट बैठेगा, dz होगा तो z का लिमिट बैठेगा, dp होगा तो p का लिमिट बैठेगा, dx होगा तो x का लिमिट बैठेगा, dθ होगा तो थीटा का लिमिट बैठेगा। आई बात समझ में, ये बात तो आपको पता होना ही है और पता है आपको। और मान लो लास्ट मोमेंट में भी पता चल गया कि भैया यहाँ पर रो तो देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो रो को क्या करना है, बाहर निकाल लेना। क्या करना है, रो को बाहर निकाल लेना, ठीक है।
तो रो को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन डीवी, फिर क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीवी क्या हो गया, बी हो गया, तो रो इंटू बी। तो फिर ओरिजिनल फॉर्मूला में हम लोग आ गए साहब, क्यू इक्वल टू रो बी। अगर रो की बात करें तो क्यू अपॉन बी। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला पुनर्मुशी को बाबा वापस उसी फॉर्मूले में हम लोग चले आए। तो ये घूम फिर के अगर जहां जैसा जरूरत पड़ेगा, कांस्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए ये है और वेरिएबल कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास, तीनों में हमने डिस्कस किया। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है। और अगर क्लास से आपको फायदा हुआ हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।